हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए 9वां क्लास करने वाले हैं। अगर आप लोग 8 क्लास को नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पारा मेडिकल से रिलेटेड आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग को क्या करना है कि सिलेबस को कभी नहीं भूलना है ना। देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है आप लोग को कभी नहीं भूलना है। क्या सिलेबस जो है ना कभी नहीं भूलना है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। उसके बाद साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 125 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। और 75, और उसके बाद हिंदी ये सभी देख सकते हैं आप लोग। गणित से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से 15, और उसके बाद आपको इंग्लिश से 15 और सामान्य ज्ञान यानी जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 100 मार्क्स दिया जाएगा, और इसके लिए जो है 75 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हिंदी से जो है हिंदी के लिए 75 मार्क्स आपको दिया जाएगा। टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और टोटल 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, क्या कौन सा एक तत्व है बताइए तो। माणिक, नीलम, उसके बाद पन्ना, उसके बाद हीरा। बताइए तो कौन सा एक तत्व है। इस चारों में से जो है कौन एगो तत्व है, बताइए तो कौन एगो एलिमेंट है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जवाब जो भी लोग यहाँ पे नीलम को दे रहे हैं, है ना, नीलम को दे रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे फ्रेंड्स इसका जवाब जो भी लोग यहाँ पे हीरा को टिक कर रहे हैं, हीरा को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हीरा जो भी लोग यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रियंका कुमारी, ताज वाली, ये सभी लोग का राइट आंसर है। निशा यादव, ये सभी लोग का राइट आंसर है ना। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट, जो भी आप लोग ट्यूबलाइट यानी शादी ब्याह में भी ट्यूबलाइट यूज होता है, और उसके बाद आप लोग अपने घर में भी ट्यूबलाइट यूज करते हैं। तो उस सब ट्यूबलाइट में जो है क्या होता है, ट्यूबलाइट में होता है क्या होता है, फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है, एंडोक्रिय गैस होता है। उसके बाद एक फिलामेंट परावर्ती पदार्थ व पारा वाष्प होता है। उसके बाद आपको सी में कह रहा है फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प होता है। उसके बाद 2 फिलामेंट होता है और क्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प होता है। बताइए तो क्या होता है। मरकरी, यानी मरकरी में जो होता है वो क्या होता है, यानी फिलामेंट रहता है, किस चीज से रोशनी होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, है ना। तो इसका जवाब माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग टिक कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग टिक कर रहे हैं कि 2 फिलामेंट और उसके बाद फ्लोरोसेंट पदार्थ हुआ पारा और वाष्प रहता है, पारा और वाष्प रहता है किसमें, तो मरकरी में। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ताज वाली जी, प्रियंका कुमारी, निशा यादव, सुधांशु कुमार, राजू कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ क्या पूछ रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रासायनिक ऊर्जा, क्या केमिकल एनर्जी व विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन होता है कैसे आप जो है यानी रासायनिक ऊर्जा को जो है कैसे आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। डायनमो के द्वारा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में, उसके बाद परमाणुविक बम यानी एटॉमिक बम जो बनता है उसमें, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। बताइए तो जब भी कोई मतलब कि आप लोग के घर में जो विद्युत ऊर्जा आता है वो किस में परिवर्तित होकर आता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए ये क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है वो आपका बैटरी करता है। तो ताज वाली जी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, निशा यादव, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं, यानी बैटरी जो है, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम लोग को करंट देता है, जिससे कि आप इन्वर्टर लगाए होंगे घर में तो वहां पे आपको बैटरी दिया जाता है। क्या करता है वो, क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा, बैटरी काम क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको बल्ब को जला देता है ना। यही काम करता है बैटरी। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है डैश डैश, क्या डैश डैश, क्या कह रहा है? डैश डैश, सॉरी डैश डैश का अपघटन, क्या अपघटन मानव में अल्जाइमर, अल्जाइमर यहाँ पे अल्जाइमर लिखा हुआ है, अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है। अल्जाइमर रोग का यानी अल्जाइमर डिजीज का अभिलक्षण क्या है बताइए तो। अल्जाइमर रोग का जो है लक्षण क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना, तो बताइए। किडनी यानी कि वृक सेल होता है, अभिलक्षण क्या है? वृक सेल यानी रेनल सेल को, है ना, रेनल सेल को अपघटन करता है ना। उसके बाद आपको तंत्रिका कोशिका को अपघटन करता है। उसके बाद आपको मस्तिष्क सेल यानी ब्रेन का जो कोशिका होता है, ब्रेन का जो सेल होता है उसको अपघटन करने का काम करता है। एंड उसके बाद यकृत सेल यानी कि लीवर का जो सेल होता है, यानी हम लोगों में जो लीवर पाया जाता है उस लीवर का जो सेल को अपघटन करने यानी अपघटित करने का काम करता है अल्जाइमर डिजीज में। अभिलक्षण क्या है यानी उस रोग अल्जाइमर रोग का जो है लक्षण क्या है, ये किस चीज को डैमेज कर देता है ये आपसे पूछ रहा है ना। अल्जाइमर डिजीज जो होता है वो किस चीज को डैमेज करता है, शरीर के कौन से पार्ट को डैमेज करता है ना। अपघटन का यही मतलब हुआ, आपसे यही पूछ रहा है। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स ये क्या करता है ना। ये तो अल्जाइमर डिजीज में जो काम होता है, यहाँ पे अल्जाइमर अगर रोग किसी को हो जाता है तो उसका क्या होता है कि ब्रेन का जो सेल होता है ना, ब्रेन का सेल काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, और है ना। और इसमें क्या होता है कि अब सारा कोशिका यहाँ पे मर जाता है। ब्रेन का जब सेल मरने लगेगा तो दिमाग काम करेगा नहीं ना। तो इसी तरीके से जो है अल्जाइमर डिजीज में दिमाग काम नहीं करने लगता है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी लोग मोनिका कुमारी, निशा यादव और भी बहुत सारे लोग हैं, सुधांशु कुमार, राजू कुमार, ये ताजवाली जी और भी बहुत सारे हैं, अजम क्या है अजम, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं ना। तो नाम पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप सभी राइट आंसर दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है अल्जाइमर डिजीज में जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। 5 नंबर पूछ रहा है, लैब टेक्नीशियन वाले आंसर देंगे क्या? जो भी लोग पारा मेडिकल के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं वो बच्चा जरूर आंसर देंगे, इसका राइट आंसर है ना। लैब टेक्नीशियन वाले आंसर राइट आंसर देंगे इसका। देखिए एलिसा टेस्ट, क्या एलिसा टेस्ट किसके निर्देशित है, किससे निर्देशित है यानी किसके लिए निर्देशित है, यानी कि एलिसा टेस्ट जो करवाया जाता है वो किस बीमारी के लिए करवाया जाता है। लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे, है ना। तो बताइएगा जो भी लोग लैब टेक्नीशियन में इंटरेस्टेड है वो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है ना। तो चलिए एलिसा टेस्ट जो करवाया जाता है किस बीमारी के लिए कराया जाता है बताइए तो। एड्स के लिए कराया जाता है, यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के द्वारा कराया जाता है, यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए कराया जाता है, टाइफाइड बीमारी के लिए कराया जाता है, पोलियो के लिए कराया जाता है, कैंसर के लिए कराया जाता है। बताइए तो किसके लिए कराया जाता है? तो एड्स और टाइफाइड। यहाँ पे पोलियो तो होगा नहीं, ये तो आप लोग 100% कंफर्म है कि पोलियो के लिए नहीं कराया जाता है, कैंसर के लिए भी नहीं कराया जाता है, ये तो आप लोग 100% कंफर्म है, ठीक है। तो 5 में मतलब एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? ये दोनों एड्स और टाइफाइड में कंफ्यूजन है, तो बताइए तो इसका एड्स और टाइफाइड। तो देखिए ये क्या होता है एलिसा टेस्ट, क्या एलिसा टेस्ट जो कराया जाता है एड्स बीमारी के लिए कराया जाता है, एड्स है ना। और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है। यानी शारीरिक संबंध के द्वारा ये रोग फैलता है ना। तो इस रोग के बारे में हमको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा समझ रहे हैं ना। तो एड्स है ना, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो आपको एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, और ये 5 से 6% गलत जानकारी देता है ना, 5 से 6% गलत जानकारी देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही मजेदार। ऑक्सीजन की खोज किसने किया बताइए तो। ऑक्सीजन की खोज ऐसे कौन से महान वैज्ञानिक है जिन्होंने किया बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर देंगे, है ना। तो इस ऑक्सीजन की खोज किस महान वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक ने कहा, जिनको जो है ऑक्सीजन का खोज किसने किया ये आपको बताना है। तो बताइए तो आपको ऑप्शन में है विलियम हॉर्वे साहब है, रदरफोर्ड साहब है, उसके बाद प्री एस्टेले साहब है, उसके बाद मेंडलीफ साहब है। बताइए तो ऐसे कौन से महान वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज ही कर डाली, बताइए आप लोग, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग प्री एस्टेले साहब का नाम बता रहे हैं, प्री एस्टेले साहब यानी प्री एस्टेले वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, है ना।
तो चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है तेजाबी मिट्टी यानी कि एसिडिक सॉइल जो होता है ना, एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य यानी कृषि के लिए जो है बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए बताइए। तो जिस भी मिट्टी में एसिड की मात्रा हो उसको कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए उपयोग के योग्य जो है बनाने के लिए, उसमें धान मक्का गेहूं ये सभी उगाने योग्य बनाने के लिए जो है यानी उपार्जित मिट्टी बनाने के लिए जो है ना, किस चीज का उपयोग करेंगे बताइए। तो जाइलम का, जिप्सन का, उसके बाद कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का, वेजिटेबल कंपोस्ट का बताइए। तो किसका? वेजिटेबल कंपोस्ट हो गया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो गया और फॉस्फेट हो गया, उसका जिप्सन हो गया और उसके बाद जाइलम हो गया। बताइए तो किसका उपयोग करेंगे? एसिडिक सॉइल को जो है कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी उसमें जो है धान मक्का गेहूं ये सभी जो है फसल उसमें उग पाए उसके लिए क्या चीज को खेत में डालेंगे, है ना। तो बताइए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना, जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर इसका देंगे, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग सुपर फॉस्फेट का नाम आप लोग गांव घर में सुने होंगे कि सुपर फॉस्फेट डालना दो खेत में, उपजा देखो ना कैसा होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग सुनते होंगे। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो गया। अगर कोई खेत में जो है यानी एसिड की मात्रा ज्यादा है, कोई मिट्टी में अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है और उस मिट्टी को जो है आपको खेती के योग्य बनाना है तो आप उसमें क्या डालिएगा? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट डालिएगा, है ना। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को जब आप खेत में डालिएगा तो वो खेत जो है कृषि योग्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यहां पे माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना। एक कथन इसमें से चारों में से ऐसा कौन सा कथन है, चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो आपको सही नहीं है यानी रॉन्ग है ना। तो आपको बताना है, इसमें चुनना है रॉन्ग ऑप्शन को। तो देखिए तापमान के क्या यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है? तापमान के बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो सही है ना। और बी में कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग दाव पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज भी सही है क्या? वायु में जो है ध्वनि का वेग दाव पर निर्भर नहीं करता है, ये बात बिल्कुल राइट है। और रॉन्ग क्या है ये आपको खोजना है ना। तो आर्द्रता बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग एकदम कम हो जाता है। ये चीज बिल्कुल गलत है क्या? ये चीज बिल्कुल गलत है, कथन सही नहीं है। गलत कथन को आपको चुनना है तो आपको सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। इसका राइट आंसर जो हो गया यहाँ पे सी नंबर है ना, और ये बिल्कुल रॉन्ग है, बाकी ये सभी चीज राइट है ना। और इसके बाद डी में कह रहा आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में से वायु में वेग प्रभावित तो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, यहाँ पे है छूट गया है। तो चलिए आप लोग जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं, क्या जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं ना, जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ताज वाली जी, प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन और भी बहुत सारे लोग हैं, निशा यादव, ताज वाली जी और भी बहुत सारे हैं, एमडी आरजू, ये सभी लोग जो है राइट आंसर दे रहे हैं। सुधांशु कुमार, आनंद कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस में रासायनिक परिवर्तन होता है बताइए। तो रासायनिक परिवर्तन जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है बताइए। तो लकड़ी में जंग, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का अपघटन होना रासायनिक परिवर्तन है, उपरोक्त तो तीनों। बताइए तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या है रासायनिक परिवर्तन? क्या है बताइए तो? केमिकल में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या है बताइए। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे उपरोक्त तीनों यानी कि लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है ना, लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है ना, और उसके बाद आपको यहाँ पे लकड़ी का अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, जो भी लोग इसका 9 नंबर ऑप्शन का टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे 7:30 बजे, कितना डेली 7:30 बजे शाम में आप सभी को क्लासेस दी जाती है और डेली आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग जो है डेली 7:30 बजे शाम में जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है बताइए। तो जीवन काल महत्तम होता है बताइए तो किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? कछुआ का जीवन काल महत्तम होता है, हाथी का जीवन काल महत्तम होता है, यानी
व्हेल मछली का जीवन काल महत्तम होता है एंड डायनासोर का महत्तम काल जीवन था। बताइए तो किसका जीवन काल जो है महत्तम है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग कछुआ का जीवन काल टिक कर रहे हैं, कछुआ का जीवन काल जो है महत्तम है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन यानी कि कछुआ को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कछुआ का जीवन काल जो है महत्तम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? विटामिन के क्या करता है? विटामिन के जो है काम क्या करता है बताइए तो? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, चर्बी को पेशियों में बदलने में मदद करता है एंड सेरोटोनिन उत्पन्न करता है एंड इनमें से कोई नहीं। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। विटामिन ए क्या काम करता है बताइए तो? शरीर में, हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर में और आपके शरीर में जो विटामिन के पाया जाता है वो क्या काम करता है, क्या काम करने का कार्य करता है ना, कार्य करता है बताइए तो? इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करता है ये? विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है ना। आपका हाथ कट गया, ठीक है, हाथ कट गया, अब हाथ कट गया तो वहां पे खून बंदे नहीं हो रहा है, बताओ खून बंदे नहीं होगा तो यहाँ पे विटामिन के की कमी हो जाता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो गया, अगर आपका हाथ कट गया तो खून हाली बंदे नहीं होगा, ठीक है ना। कट्टल हुआ स्थान पर जो है जहां पे कट गया वहां पे थक्का खून बनवे नहीं करेगा, तो बंद कैसे होगा खून? सारा खून बह जाएगा, तू मर जाएगा ससुरा, है ना। तो इसलिए विटामिन के को लेते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ये आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। इनमें से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है बताइए तो? एड्स हो गया यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया, सिसोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस बी हो गया, सिफिलिस हो गया, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, नहीं कि एसटीडीएस, क्या एसटीडीएस रोग जो है सिफिलिस है। एड्स भी एक सिफिलिस और एड्स जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कह रहा है आपको देना है राइट आंसर। तो नीचे दिए गए संकेत के अनुसार सही जवाब को चुने, है ना। ए में कह रहा है 1 2 3 4 सब सही है। बी में कह रहा है केवल 1 2 3 4 1 2 और 4 सही है। उसके बाद सी में कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। उसके बाद डी में कह रहा है केवल 2 और 2 3 4 सही है। बताइए तो क्या सही है माय डियर फ्रेंड्स? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, ऐसा कौन सा बीमारी है बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1 और 4 वाला टिक कीजिए, है ना। तो 1 और 4 देखिए ये एड्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें जो आप लोग को जवाब देना है वो आप लोग जवाब दे रहे होंगे सही। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 2 क्या यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा यहाँ पे एड्स हो जाएगा। एड्स भी एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये दोनों तो हो ही जाएगा, है ना। और हेपेटाइटिस बी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे टिक करना है एक, क्या यहाँ पे आपको टिक क्या करना है? यहाँ पे आपको टिक करना है 1 को और उसके बाद 3 को और उसके बाद 4 को। देखिए तो 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स चारों हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर चारों हो जाएगा। सिरोसिस भी आ जाएगा। चलिए ये सिरोसिस के बारे में हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, है ना। कमेंट करके हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ चुका है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, क्या फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से है क्वेश्चन। तो आप लोग को बताना है फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो है क्या है? ओम है, वोल्ट है, पास्कल है, हर्ज है यानी एच है, HZ है। बताइए तो क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग हर्ज को टिक कर रहे हैं यानी HZ को टिक कर रहे हैं, HZ जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई जो है ऐसा यूनिट जो है वो आपको हर्ज है ना, हर्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर यानी सीट बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए तो? आघातवर्धयता कहते हैं, उसके बाद सुघट्यता कहते हैं, उसके बाद तन्यता कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं? आप लोग को टिक करना है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स आघातवर्धयता कहते हैं। मैंने इसको कम्युनिटी में भी डाला था, देखते हैं कितना लोग इसका राइट आंसर देते हैं ना। आघातवर्धयता, इसको जो है पीट कर चादर बनाया जाता है। चादर जो बनता है ना, चदरा, पीट के चदरा बनाया जाता है। और सभी धातु जो है आघातवर्धनीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और पूछ रहा है एस्प्रिन, क्या एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए तो? एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटल सैलिसाइक्लिक
साइक्लिक एसिड, उसके बाद बेसिक कॉपर कार्बोनेट और उसके बाद पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग तो देखते मात्र जवाब दे रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, जो भी लोग एसिटल साइक्लिक एसिड बोल रहे हैं, उस सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, ये बायो और लॉजी का क्वेश्चन है, क्या बायो और लेलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 16 नंबर था ना, हाँ 16 नंबर ही था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एवोगाड्रो नंबर का मान किसके बराबर, कितने के बराबर होता है बताइए। तो 6.023 गुने 10 पे पावर 23, क्या 10 पे पावर -23 है ना, 10 पे पावर -23, उसके बाद 10 पे पावर 23 प्लस 23 है ना, और उसके बाद 10 पे पावर -32 और उसके बाद 10 पे पावर 32। तो बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, एवोगाड्रोज नंबर बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है एवोगाड्रोज का नंबर, है ना। तो आप लोग को टिक करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या, यहाँ पे जो भी लोग 6.023 गुने 10 पे पावर 23 को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ताज वाली जी, निशा यादव जी, सुधांशु कुमार, राजू कुमार, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, है ना। मोनिका कुमारी, पुष्पा कुमारी, सब बहुत सारे लोग हैं जो कि राइट आंसर टिक कर रहे हैं। चलिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डैश पर निर्भर करता है। यहाँ पे डैश छूटा हुआ है, डैश पर निर्भर करता है, परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, न्यूक्लियर आवेश पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी गुणों पर निर्भर करता है। बताइए तो किस पे निर्भर करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग एवोगाड्रोज नंबर पे थे, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर और बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके यानी डैश पर निर्भर करता है, परमाणु के आकार पर, न्यूक्लियर आवेश पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, उपरोक्त सभी गुणों पर निर्भर करता है। बताइए तो किस पे निर्भर करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जवाब आप लोग दे रहे होंगे, तो इसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी लोग टिक कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी हो चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हेमाटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है। बताइए तो भाप में, फ्लक्स में, धातुमल में, स्लेग जिसको कहते हैं न्यूक्लीकरण में, एंड न्यूक्लीकरण एजेंट में, उसके बाद ऑक्सीकारक एजेंट में। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, हेमाटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त तो चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है। बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग यहाँ पे बहाव को टिक कर रहे हैं, क्या जो भी लोग यहाँ पे बहाव को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताज वाली जी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं ना, निशा यादव भी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, मोनिका कुमारी भी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या फ्रियोन का फ्रियोन का उपयोग के रूप में डैश के रूप में किया जाता है। यहाँ पे डैश के रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, ऑक्सीकारक एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद प्रशीतक रेफ्री एजेंट है ना। तो यहाँ पे इनमें से डी में कहा, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग 19 नंबर ऑप्शन का, है ना, सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, प्रशीतक जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, तो चलिए इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना और डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है क्या कह रहा है, न्यूक्लियस के निर्माण, क्या न्यूक्लियस के अलावा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है। बताइए तो न्यूक्लियस के अलावा, ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से है और ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, क्या मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बायोलॉजी का ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है। न्यूक्लियस में तो पाया जाता ही है, लेकिन कोशिका के और किस अंग में जो है डीएनए पाया जाता है। बताइए तो सेंट्रियोल में, गोल्गी काय में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स,
तो इसका राइट आंसर आपको देना है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या होता है कि न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाता है ना, लेकिन कोशिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ये चीज आप लोग भूलिएगा नहीं, है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा गामा, जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है बताइए। तो गामा किरण है ना, गामा किरण का न्यूनतम ऊर्जा होता है यूवी किरण का न्यूनतम ऊर्जा है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट का विकिरण यानी कि विजिबल लाइट का न्यूनतम ऊर्जा है। उसके बाद सूक्ष्म तरंग विकिरण का यानी माइक्रोब रेडिएशन का न्यूनतम ऊर्जा है बताइए। तो जिसकी ऊर्जा न्यूनतम हो उस चीज को आपको बताना है, उस पार्टिकल आपको किरण को बताना है ना। तो इसका राइट आंसर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल राइट दे रहे हैं। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स सूक्ष्म तरंग विकिरण है ना। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है व्यापारिक वैसलीन, क्या व्यापारिक वैसलीन यानी कि आप लोग जो वैसलीन यूज करते हैं उस किससे निकाला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पादप गोंद यानी प्लांट गम से निकाला जाता है, कोल तार से निकाला जाता है, उसके बाद उर्न मोम से निकाला जाता है, उर्न बॉक्स जिसको कहते हैं पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वैसलीन जो आप लोग घर में यूज करते हैं, होठ में लगाते हैं, तरवा में लगाते हैं ना, ये किससे निकलता है, ये आपसे पूछ रहा है ना, किससे निकाला जाता है यही आपसे पूछ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। वैसलीन आप लोग यूज करते ही होंगे, हमको पता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही दिए होंगे, है ना। पेट्रोलियम से ये निकाला जाता है। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग पेट्रोलियम टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो गया। चलिए यहाँ पे सभी लोग वैसलीन यूज करते हैं इसलिए जो है सभी लोग राइट आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है K3 क्या कह रहा है K3PO4 की HCl में अभिक्रिया जिसमें H2PO4 है ना, H2PO4 बनता है। इसमें इसका तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट मास, क्या इक्विवेलेंट मास जो है मास है, कितना है मास आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका मास हो जाएगा 212, उसके बाद 106, उसके बाद 171, उसके बाद 71 और 424। बताइए तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका तुल्यांकी भार आप लोग को टिक करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स 106 जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर 106 हो जाएगा। तुल्यांकी भार जो हो जाएगा 106 हो जाएगा। क्या तुल्यांकी भार जो है 106 हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा आप लोग, जब K3PO4 की HCl से अभिक्रिया करवाया जाता है जिसमें H2PO4 बनता है उसका तुल्यांकी भार जो हो जाएगा 106 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है 30 ml 4.0 N यानी 4.0 नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे कॉमा होता 30 ml 4.0 N HCl को उदासीन करने हैं तो 6.00 NaOH का आवश्यक आयतन कितना होगा। आयतन आपसे पूछ रहा है बताइए। तो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, जो लोग 12th में केमिस्ट्री अच्छा से पढ़े होंगे ना उसका राइट आंसर दे देंगे। तो बताइए आप लोग, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग 20 ml को टिक कर रहे हैं आयतन इसका 20 ml हो जाएगा, है ना। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक को तो टेलीग्राम जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ml, है ना। इसका आयतन जो हो जाएगा 20 ml। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। इसका राइट आंसर आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही जवाब देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है H2S के 0.4 मोल, क्या 0.4 मोल में H परमाणु, क्या H परमाणु, H एटम, है ना, H एटम की संख्या है यानी अवोगाड्रो नंबर जो है इतना लेना है आपको 6 × 10 टू दी पावर 23, है ना। और एस का परमाणु भार जो है, परमाणु भार आपको 32 लेना है, ठीक है। तो आपको निकालना है यहाँ पे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर निकालना है। क्या एटॉमिक नंबर निकाल के बताइए तो, है ना। एटॉमिक नंबर आप लोग निकाल के बताइए इसका। तो एटॉमिक नंबर आप लोग निकाल के बताइए, है ना।
एटॉमिक नंबर आप लोग निकाल के बताइए माय डियर फ्रेंड्स इसका। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जवाब जो भी लोग यहाँ पे जो भी लोग लास्ट क्वेश्चन है इसका जवाब जो भी लोग माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग टिक कर रहे हैं कि सर मेरा तो आया 4.8 गुने 10 पे पावर 23, तो बिल्कुल राइट आंसर आया है आपका, है ना, बिल्कुल राइट आंसर आया है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कल लाइव आऊँ तो आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, सभी चीज आप जाके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों, कल के लाइव क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।